नमस्कार। जय माँ भारती। मैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा साहिबाबाद से। यूनाइटेड बाय लिंक, कहानियों की दुनिया, नाम में ही आकर्षण है। आदरणीय सपना केकरे जी, आपका धन्यवाद और इस प्रकार की गोष्ठी के आयोजन के लिए साधुवाद भी। बात सीधे अपनी रचनाओं पर आता हूँ कि करता हूँ। 2 लघु कथाएँ प्रस्तुत करूँगा। एक है मेरे लघु कथा संग्रह धारदार कलम से, जिसका नाम है बारिश, और दूसरा है एक दूसरे संग्रह है, तीसरा पैग से, और इसमें से जो लघु कथा प्रस्तुत करूँगा उसका शीर्षक है पंचनामा। आइए बारिश की प्रतीक्षा में बारिश की बात करते हैं। द्वार खुलते ही उसने कहा, लो यह किताब रख लो और ऑफिस में किसी से मत कहना कि किताब मैं स्वयं तुम्हें देने आया था। लोग बिना वजह बात का बतंगड़ बना देंगे। इतना कहकर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। अरे अंदर तो आइए, निशा बोली। नहीं, जल्दी है, मैं वापस जाना चाहूँगा, उसने कहा। अरे वापस कैसे जाएंगे? पहले ही इतने भीग गए हैं और बारिश तो अभी भी रुकी नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए, फिर चले जाइएगा, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। निशा आग्रही मुद्रा में थी। आते आते अचानक बारिश हो गई। रास्ते में रुका तो था, पर धीमी होते ही फिर से चल पड़ा। बारिश ने रास्ते में फिर से जोर पकड़ लिया। उसने बादलों की ओर देखा, वे तो बरसने को फिर से आतुर थे। चल देता तो और अधिक भीगना तय था। वह अनमना सा हो गया। अरे सोच क्या रहे हैं? अंदर आ जाइए ना, यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे। क्या? बीमार भी पड़ सकते हैं। कोई विकल्प न देख वह अंदर आ गया। भीगे माथे और सिर से जल की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। उसने रुमाल निकाला ही था कि निशा ने तौलिया लाकर आगे कर दिया। लीजिए, बालों को सुखा लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। उसने तौलिया ले लिया। इसी बीच निशा चाय बनाकर ले आई। मुझे पता होता कि आपको बारिश में भीगना पड़ेगा तो मैं किताब के लिए कभी न कहती, निशा बोली। वो चुप था। असल में आज ये किताब इतनी ज़रूरी थी कि नहीं मिलती तो मुझे 3 किलोमीटर दूर की बुक शॉप पर जाना पड़ता। कल सुबह तक नोट्स हर हाल में तैयार करने ही हैं। जानता हूँ, तभी तो आने की हामी भरी, वरना तय तो कुछ और ही था। उससे कहे बिना न रहा गया। आपने जो तय कर रखा है वह जानती हूँ मैं, पर सब कुछ तय करने वाले आप ही हों, इस बात के हिमायती तो आप कभी नहीं थे। फिर आज कैसे और क्यों यह सब कह रहे हैं? वो इसलिए कि एक सीमा से अधिक कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वह निशा से बिना नजरें मिलाए ही कह गया। ठीक कहा आपने, बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम्हें पता भी है, तुम तो आज मेरी वजह से थोड़ी देर के लिए सिर्फ बारिश में भीगे हो।
जिसे तुमने सुखा लिया, पर जिसका तन और मन दोनों ही तुम्हारी वजह से भीग चुके हैं, उसे क्या कहोगे? निशा के शब्द न जाने कहाँ से निकल कर आ रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब आप से तुम पर आ गई है। वह कुछ क्षण एकटक निशा को देखता रहा, फिर बोला, मेरे माथे पर बिखरी बूंदों को समेटा तो तुम्हारे तौलिए ने ही है ना? निशा चाय के कप को देखती रही, बोली कुछ नहीं, और उसने कहा, लगता है बारिश रुक गई है, अब चलना चाहिए। बातों बातों में चाय ठंडी हो गई है, थोड़ा सा रुक जाइए, गर्म चाय पीकर जाइएगा, तब तक बारिश भी अच्छी तरह से रुक जाएगी। अब बारिश के पानी में भीगने की ज़रूरत नहीं है आपको। धन्यवाद मित्रों, ये थी पहली लोक कथा। अब दूसरी पर आता हूँ। पंचनामा पिछली लोक कथा की मिजाज से बिल्कुल अलग। थोड़ी देर पहले ही एक जीता जागता इंसान अपने ऑफिस की ऊंची बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिरा और लाश में तब्दील हो गया। लंच टाइम मातम में बदल गया। सब लोग लाश के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। रिश्वतखोरों ने एक ईमानदार नौजवान इंसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। एक बुजुर्ग साथी की आवाज़ भरभराई, अरे नहीं नहीं, पारिवारिक समस्या रही होगी। सुना है कुंवारी बहन की बढ़ती उम्र से डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी शादी के लिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। छोटे बाबू ने बुजुर्ग की आवाज़ दबाते हुए कहा, क्या पता कोई इशक विशक का चक्कर हो भाई। आजकल के नौजवान जवानी में कदम रखते ही इश्किया घोड़े पर सवार हो जाते हैं और इनकार की ठोकर लगते ही गिर पड़ते हैं। एक अधेड़ ने मुंह में भरी पान की पीक को सड़क पर थूकते हुए अपनी राय जाहिर की। अब तक पुलिस के जवान भी आ चुके थे। इंस्पेक्टर ने भीड़ का घेरा तोड़कर औंधे मुंह पड़ी लाश को सीधा कर दिया। लाश की बंद मुट्ठी में से कागज का एक टुकड़ा झांक रहा था। सिपाही नौसिखिया था, इसलिए इंसान को लाश में बदलने का कारण जानने की जल्दी कर बैठा। उसने लाश की मुट्ठी खोलकर कागज को आज़ाद किया और उसमें लिखी इबारत पढ़ने लगा, मेरे देश तुम्हारी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हजारों सैनिकों ने कुर्बानी दी है। मैं भी तुम्हारी तरह इस देश का एक सैनिक ही हूँ। मैं सीमा पर गोली भले न चलाऊं, पर देश में कानून का शासन हो, यह जिम्मेदारी तो मेरी भी है। आज एक बिल्डर के दबाव में IAS अधिकारी के कहने पर मैंने एक पार्क जिसमें बच्चे खेलते थे का भू उपयोग बदलने की फाइल का अनुमोदन कर दिया है। यदि मैं ऐसा न करता तो बिल्डर का बड़ा भाई, जो सत्ताधारी दल का दबंग नेता है, उसके कारिंदे मेरी बहन को उठा ले जाते। क्या पता उसका गैंग रैप भी करते। इस भय में हर पल मैं न तो जी पा रहा था और न ही मरने की हिम्मत हो रही थी। साथ ही मैं न नौकरी के प्रति ईमानदार रहा और न ही घर की जिम्मेदारी निभा पाया। इसलिए नौकरी और जीवन दोनों को त्याग रहा हूँ। अबे यह क्या अनाप शनाप बके जा रहा है। इंस्पेक्टर ने कागज का वह टुकड़ा एक झटके से सिपाही के हाथ से छीन लिया। इससे पहले कि कांस्टेबल कुछ बोलता, इंस्पेक्टर ने एक तीखी नज़र के साथ भीड़ को हड़काया। आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? यह क्या नौटंकी बना रखी है? हटिए, घायल को अस्पताल ले जाने दीजिए। इससे पहले कि भीड़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती, लाश को वो लोग वहाँ से ले जा चुके थे। डॉक्टर ने नौजवान की मौत का कारण आत्महत्या बताया तो पुलिस ने लाश का पंचनामा करने में देर नहीं की। धन्यवाद आज की गोष्ठी के लिए। जय मां शारदे, जय मां भारती।